नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस की। अरे बिग बॉस नहीं, शेट्टी विला की बात कर लेते हैं। शम्मो द शेट्टी द महारानी ऑफ बिग बॉस। किस कदर इस एपिसोड में शमिता शेट्टी और उनके गुलामों ने अपना दोगलापन और अपनी हिपोक्रेसी दिखाई है, ये काबिले तारीफ है। इसके ऊपर तो आई थिंक नासा का बार बार हम क्यों नाम लेते हैं, हमारे इंडिया में इसरो है ना भाई। तो हमारे यहाँ की जो इसरो की जो टीम है उनके पास ही शमिता शेट्टी और उनके गुलामों की हिपोक्रेसी की फाइल भेजनी चाहिए कि साहब ये आप स्टडी करो कि इनकी हिपोक्रेसी का कोई अंत है या नहीं। क्योंकि जिस आसानी से और जितनी बेशर्मी से शमिता और उनके गुलाम जो है वो हिपोक्रेसी और दोगलेपन की नई नई रिकॉर्ड, नई नई इबारतें लिख रहे हैं, इस बात को हम जैसे तुच्छ प्राणी क्या ही समझ पाएंगे। क्योंकि हम लोग तो उस लेवल तक सोच भी नहीं सकते जहां शमिता शेट्टी जैसी महारानी सोचती है। तीन तीन बार बिग बॉस में आई है ये महारानी और किस कदर अपनी हिपोक्रेसी दिखा रही है, एक लड़की होकर, एक महिला होकर, एक महिला के ही खिलाफ। अब देखिए यहां पर वुमन कार्ड का भी एंगल आ सकता है और वाकई में उसको अफसाना को सिम्बा ने गलत तरीके से टच किया हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। और यहां अफसाना का पक्ष लेकर के करण कुंद्रा ने आंखों में इतनी कोशिश करी, अंगूठा घुसेड़ा, नाखून उंगली घुसेड़ घुसेड़, लेकिन हायरी फूटी किस्मत, आंसू की एक बूंद भी नहीं है। अब क्या है कि भैया ये रियलिटी शो है ना, तो यहां ग्लिसरीन नहीं है इनके पास, अदरवाइज ग्लिसरीन होती तो डेली सोप एक्टर्स हैं ये सब, किस तरह आंसुओं के मतलब सैलाब निकाल देते, सुनामी ले आते हैं, लेकिन यहां ग्लिसरीन नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद बंदे ने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी। खैर ये तो जोक था, लेकिन यहां करण कुंद्रा ने एक स्टैंड जो लिया था वो सही लिया था और तेजस्वी भी साथ दे रही थी कि अगर एक लड़की ने मना कर दिया है तो फिर वहां पर वो मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। और आई थिंक यहां वो वर्ड म्यूट कर दिया गया, आई थिंक इट वाज रेप जो वर्ड यूज करा था इसने करण कुंद्रा ने, कि इसी वजह से सड़कों पर एक लड़की जा रही तो उसकी गलती नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर हिपोक्रेसी निकल के आती है बिग बॉस की महारानी शम्मो देवी की, जो कि अपने लाडले सिम्बा को इस कदर डिफेंड कर रही है। ये शम्मो शेट्टी हर बीतते दिन के साथ खुद को महामक्कार, धूर्त और जहरीली नागिन साबित कर रही है। जब डेवोलिना आई थी तब इसने बड़े उससे रुबाब से बोला था कि इसने अफसाना को घटिया औरत नहीं बोला, जबकि वो क्लिप ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है। और यहां देख लीजिए ये मोहतरमा कितनी दोगली है। अफसाना के लिए कह रही थी अगर टास्क में आप गई हो तो फिर बी प्रिपेयर्ड। ठीक है भाई, हम समझते हैं कि टास्क में अगर आप आई हो और आपने वो नारियल वगैरह अगर आपने टी शर्ट में छुपाए हैं तो बी प्रिपेयर्ड कि कोई लड़का हाथ डाल सकता है। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है शमिता देवी, लेकिन ये जो आप लॉजिक और प्रिंसिपल यहां पर आप पकड़ा रही हो अफसाना को कि आप लड़की होने के बावजूद अगर टास्क में जा रही हो तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, आप वहां एक्सक्यूज नहीं बना सकती, वुमन कार्ड नहीं खेल सकती। सिमिलरली शम्मो देवी, आप एक रियलिटी शो में आई हो जो कि हर तरीके से मेंटली गई है, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से एक इंसान को परखता है। आपकी सर्वाइवल स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप किस कदर विपरीत परिस्थितियों से एडजस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बिग बॉस इज ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लेकिन यहां शमिता शेट्टी, आप तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हो सर्वाइव के नाम पर। आपको तो फ्री में ग्लूटेन फ्री फूड मिल रहा है, बाहर से आपके भैया आ चुके हैं, घर के अंदर एक भैया और बना चुके हो, राकेश बापट आपके सैया आ रहे हैं, ये मायका शम्मो का शेट्टी विला बन चुका है बिग बॉस। तो ऐसे में शमिता शेट्टी दूसरों को ज्ञान दे, तो शमिता शेट्टी जो अफसाना को ज्ञान दे रही थी कि आपको टास्क में लड़की हो तो लड़की हो मतलब तो क्या हुआ, आपको टास्क तो करना पड़ेगा। ऐसे ही मैडम आप एक रियलिटी शो में आई हो, यहां पर आपको हर तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दूसरे को अगर आप ज्ञान दे रही हो तो सबसे पहले शमिता शेट्टी अपने गिरेवा में देखो। और इस ग्लूटेन फ्री मैडम का जो दूध पीता बच्चा है सिम्बा, ये सिम्बा की बड़ी फॉन्ड है। तो सिम्बा आप देख लीजिए, सिम्बा इस एपिसोड की स्टार्ट में कह रहा था कि हम इतने गिरे हुए नहीं है, हम इतने गिरे हुए नहीं। अबे हरामखोर सुअर की औलाद सिम्बा, तेरे से ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होगा, बिकॉज तू तो लोगों को गिराता है और जो दूसरों को गिराता है उससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई और नहीं होता है। और ये सड़ी खाद जैसे थोड़े वाली शम्मो की सौतेली औलाद ये सिम्बा किस कदर ये खुद को जस्टिफाई कर रहा था, मैंने नहीं मारा उसको, मैंने नहीं मारा उसको। हाँ, तूने तो रिमोट दबाया, उसके बाद तो उमर रियाज अपने आप जाके वहां पानी में मतलब छपाक कर गया। वैसे इस एपिसोड में उमर रियाज खुद भी वहां पर पूल के अंदर कूदा था, तो ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब तेरी सांस नहीं रुकी, अब तेरा दम नहीं घुटा। मतलब तुम लोग क्या वेट कर रहे थे कि उसका दम घुट जाए, उसके बाद उसकी जब बॉडी ऊपर आए तब जाके तुमको रियलाइज होगा। मतलब ऐसा है कि एक आदमी अगर खुद जानबूझकर पूल में कूदा है तो इनके मतलब सिम्बा ने जो धक्का दिया था उसके पाप धुल जाते हैं। वाह भाई वाह। और इन हरकतों को ये महारानी जस्टिफाई कर रही थी। और आप हमेशा देखिए ये शमिता शेट्टी मतलब मन बना के आ चुकी है कि इसको हमेशा उमर को नेगेटिव वे में ही दिखाना है। इसे उमर का एग्रेसिव साइड दिखता है, उमर बहुत एग्रेसिव है, लेकिन इसे सिम्बा का फिजिकल होना और बार बार चीजों को, प्रॉपर्टी को उठा उठाकर, इवन लोगों को उठा उठाकर फेंकना, ये इन्हें एग्रेसिव नहीं दिखता। इतनी ज्यादा सिलेक्टिवली ब्लाइंड और हिपोक्रेट हो चुकी हैं ये शमिता शेट्टी की, इनको देखकर तो हिपोक्रेसी भी स्विमिंग पूल में जाकर अंदर छुप गई होगी कि ना भाई मैंने बाहर ना आना, बाहर तो शम्मो जैसी जहरीली हिपोक्रेट नागिन बैठी है, वो मेरे को जाकर डस लेगी तो मैं कहां जाऊं।
जाऊंगी। तो हिपोक्रेसी भी शर्मा जाती है शम्मो को देखकर। तो यहां इस एपिसोड के स्टार्ट में सिम्बा वर्सेस उमर का काफी ज्यादा वर्बल वॉर हो रहा था, एक दूसरे को मारने की बातें भी हो रही थी, और यहां अगेन आसिम रियाज को यहां पर ड्रैग कर लिया गया। मैं तो समझ रहा हूं कि इस सीजन की जो ट्रॉफी है ना वो आसिम रियाज को दे देनी चाहिए, क्योंकि वो सीजन में नहीं है, इसके बावजूद इस सीजन में बार बार उसका जिक्र होता है और बार बार ये सिम्बा कह रहा था अपने दम पे, अपने दम पे, अपने दम पे। अबे तू किसके दम पे यहां पे 4-5 वीक से टिका है? तू तो कुछ करता नहीं है, सोता रहता है बस, ना तेरा कोई कंटेंट है, भेड़ चाल में चलता है, अपने दम पे, अपने दम पे। ये जो तू बात करता है अपने दम की, ये शमिता शेट्टी को बोला कभी? वो 3-3 बार बिग बॉस में आई है, शिल्पा शेट्टी की बहन होने की वजह से इसने बॉलीवुड में कदम रखा, एक भी इसकी सोलो हिट नहीं है। लेकिन मजाल है क्या कि शम्मो के गुलाम शम्मो की असलियत के ऊपर एक बार भी बोल सके कि तू किसके बूते आई है, अपने दम पर आके दिखा, लेकिन नहीं, यहां नहीं बोला जाएगा। अब यहां पर उमर रियाज के मुंह से एक बात निकल गई जिसके ऊपर मुद्दा बन सकता है, जय भानुशाली ने बनाया भी। जय भानुशाली तो इतना अखंड लेवल का चूतिया है कि उसकी आंखों के सामने किसी का मर्डर भी हो जाएगा तब भी वो जो कल्प्रिट है उसी को बचाने की कोशिश करेगा, और जो बेचारा विक्टिम है उसकी तरफ जय भानुशाली देखेगा ही नहीं। इस कदर ये टीवी वाले गुलाम मेंटेलिटी वाले लोग शमिता के गुलाम इस कदर बन चुके हैं कि इन लोगों को किसी को सच दिख ही नहीं रहा है। जो सच यहां शमिता शेट्टी बड़ी अम्मा बन के दिखाती है, ये सब के सब लपट झंडिस लोग उस भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। यहां पर जय भानुशाली ने मुद्दा बना लिया क्योंकि उमर के मुंह से एक डेली सोप के एक्टर निकल गया। भाई गजब है, आप डेली सोप के एक्टर हो तो आपको डेली सोप का एक्टर नहीं बोला जाएगा क्या? इसके ऊपर आप इतने ज्यादा चढ़ गए। और ये सिम्बा नागपाल हर चीज बर्दाश्त है, मां की गाली बर्दाश्त नहीं है। अगर सलमान खान ने जिस तरह से प्रतीक को गाली दी थी, अगर सलमान खान ऐसे ही सिम्बा को गाली दे देंगे तो फिर सिम्बा क्या करेगा? क्या करेगा सिम्बा? मैं ये डेफिनेटली जानना चाहूंगा, और मेरी ये दिली ख्वाहिश है अगर सलमान खान यही स्टेटमेंट दे सिम्बा को कि अगर मैं तुझे मां की गाली देता हूं तो तू क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा मेरा? आखिर है तो तू मेरी नाक का बाल है, सिम्बा नागपाल, सलमान की नाक का बाल। अब मैंने नाक का बाल बोला है, आप कहीं का भी बाल समझ सकते हैं। सिम्बा द नागपाल को एकदम सपोला है, नाग इसके नाम में लिखा है तो डसेगा ही, जहरीली फुफकार मारेगा। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये पूरी तरह लागू होता है सिम्बा द नागपाल के ऊपर। भोली सूरत है, क्यूट सूरत है, लेकिन अंदर कितना जहर भरा है इसके अंदर, बाप रे बाप। आप देखिए साहब, अगर आप किसी को माँ की गाली देते हैं तब आदमी को गुस्सा आता, समझ में आता है, लेकिन टीवी एक्टर बोल दिया टीवी एक्टर को तो इन सब के गुर्दे छिल गए। गजब लेवल की हिपोक्रेसी चल रही है। वैसे फैंस की भी हिपोक्रेसी कुछ कम नहीं है। बाहर सोशल मीडिया पे गौहर और ये सब कह रहे हैं अफसाना ने मुद्दा बना दिया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अफसाना को अगर इतना लड़का लड़की का है तो फिर उसको टास्क में नहीं कूदना चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, अगर अफसाना को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको नहीं आना चाहिए। इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा प्रतीक सहजपाल, उसको अगर पता है कि उसकी माँ की गाली से उसको प्रॉब्लम होती है तो उसे बिग बॉस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग फ्लो में गाली देते हैं। और सिम्बा नागपाल को भी अगर इतना वो है कि भाई उसको कोई गाली ना दे तो वो बिग बॉस में ना आए, क्योंकि बिग बॉस में तो साम दाम दंड भेद हर तरीके से व्यक्ति को तोड़ने की कोशिश की जाती है। अब चूंकि हिंसा अलाउड नहीं है तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में गाली देता ही है, और अगर आपको गालियां भी नहीं सुननी है, टीवी एक्टर भी नहीं सुनना है, तो फिर सामने वाला क्या करे? वहां आस्था चैनल लगा ले, ओम शांति शांति, ये करना है क्या? फिर चित भी अपनी पट भी अपनी चलानी लोगों को, और बाहर इनके फैंस भी गजब लेवल का रायता फैलाते हिपोक्रेसी का। खैर, जब यहां पर जय भानुशाली उमर से बात करता तो उमर क्लैरिफाई करता कि उसने सबके लिए नहीं बोला है, उसने सिम्बा के लिए बोला है। और ये जब कोविड के टाइम पर सारे एक्टर घरों में छुपे हुए थे, कोई टिकटॉक बना रहा था, कोई रील्स बना रहा था, डॉक्टर्स फ्रंट फुट पे काम कर रहे थे। और आपको एक बात और यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा, चूंकि एपिसोड से तो ये सारी चीज हटा दी गई है, इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे बहुत जगह एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका क्लिप मैंने भी शेयर करा, जहां पर ये सिम्बा नागपाल बार बार कहता है उमर से कि तू आंखों में सूरमा लगा के आतंकवादी लगता है। मतलब डेली सोप का एक्टर, ये लाइन के ऊपर तो बड़ा बवाल काट दिया सब लोगों ने, लेकिन एक डॉक्टर को तुम लोग आतंकवादी कह रहे हो। लेकिन इस चीज को सब ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, खुद मेकर्स ही इस तरह की चीजों को एपिसोड से काट देते हैं। लेकिन मजाल क्या है कि कोई भी टीवी एक्टर इस बात का कोई मुद्दा ले। और यहां पर जिस तरह से अगली मॉर्निंग में उमर ने निशान से कुछ बात भी की थी, थोड़ा वर्बल वॉर टाइप का हुआ था, जब चीनी के पराठे के ऊपर प्रतीक मायशा से कुछ कहता है तो यहां पर निशान बात करने आता तो उमर उससे कहता भी कि भाई तुम चीनी के ऊपर मुद्दा बना रहे हो, कल मेरे को वहां पूल में फेंक दिया गया, इतनी जबरदस्त वहां हिंसा हुई, किसी ने भी नहीं पूछा कि उमर तो ठीक है या नहीं। तो यहां पर आई थिंक निशान के पास कोई शब्द नहीं थे, उसका चेहरा देखने लायक था। वैसे ये जो टास्क चल रही थी इसके 2 राउंड आज बाकी थे, तो एक राउंड में प्रतीक जीत गया और अगेन एक राउंड में अफसाना जीत गई। और यहां हमने देखा अगेन वही टास्क में WWE रॉयल रंबल चल रहा था, जिसके बीच में आई थिंक तेजस्वी गिर भी गई थी। काफी ज्यादा फिजिकल ये लोग हो रहे थे, लेकिन हाँ आज जो फिजिकल हुए थे वो कल से थोड़ा कम हुए थे। तो यहां पर प्रतीक एंड अफसाना एक एक राउंड जीते। अफसाना ने यहां नॉमिनेट करा था
था निशांत को, क्योंकि निशांत का पार्टिसिपेशन नहीं था, और प्रतीक ने नॉमिनेट करा यहां पर ईशान को, अगेन वही लॉजिक देकर कि तेरा कोई स्टैंड नहीं है, तू तो एक कपल खेलते हो। इसी भाग दौड़ तमाम तरह की चीजों के बीच में हम देखते हैं मायशा को, जिसको कि अब विशाल कोटियान का दोगलापन, जय का दोगलापन, करण तेजस्वी सबके दोगलेपन उसको दिख गए। इन सब ने मेरे मुंह पे काफी अच्छा बोला, लेकिन मुझे ही नॉमिनेट कर दिया। और ये चीज मैं भी मतलब चाहूंगा कि वीकेंड पर सलमान की हाईलाइट करें, क्योंकि करण कुंद्रा, जय, विशाल कोटियान और तेजस्वी ये सब लोग पिछले वीक कैप्टनसी टास्क के दौरान प्रतीक के अगेंस्ट थे, लेकिन यहां पर इन सब लोगों ने एक आपसी सहमति से मायशा को नॉमिनेट करा। अब यहां पर इनकी यूनिटी या फिर अब इनका ये जो करण कुंद्रा करण नीति जो कह रही थी कि यार जब नौबत आती है तब तो तुम प्रतीक को नॉमिनेट नहीं करते, तो यहां पर ये चीज हाईलाइट की जानी चाहिए कि तुम हर बार अपने ही लोगों को नॉमिनेट कर देते हो और प्रतीक को खुले सांड की तरह छोड़ देते हो, फिर बाद में बोलते हो प्रतीक को किसी ने नॉमिनेट नहीं करा, नॉमिनेशन में कौन आता है, सिम्बा या फिर अक्का सा। तो यहां पर ये चीज तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर्ट कर ही रही है मायशा को, और मायशा इस बारे में बात भी करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ईशान से बोलती भी है कि अब वो भेड़ चाल में नहीं चलेगी, अब वो करण, जय, विशाल, तेजा इन सब के अगेंस्ट ही खेलने वाली है, क्योंकि उसका दिल टूट चुका है, उसे सिर्फ एक प्यादे या फिर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। हालांकि मायशा हर्ट है तो करण कुंद्रा उससे बात करता भी है, बात ही बात में ईशान बोल भी देता कि रात को मुझे कुछ और रीजन दिया और सवेरे सवेरे तुझे कुछ और रीजन दिया। तो यहां पर करण कुंद्रा का जो गेम है वो धीरे धीरे एक्सपोज होता ही जा रहा है। अरे भाई साहब, ऐसा है ना कि सिर्फ करण कुंद्रा नहीं, मेकर्स का भी पूरा गेम एक्सपोज हो चुका है। इस एपिसोड में हार्डली करण कुंद्रा ने वो 5 या 10 मिनट के लिए अफसाना के लिए स्टैंड लेने की एक्टिंग क्या कर ली। इन लोगों ने 1760 प्रोमो कार्ड दिए, और आप इस एपिसोड का वूट पर कैप्शन भी देखो, बाप रे क्या वजह थी जिसकी वजह से करण हो गया हर्ट। अब करण की करण नीति फेल क्या हो रही है, करण को इमोशनल नीति से ये लोग हीरो बनाने पर तुले हुए हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, इनको करण के ऊपर प्रोमो काटने ही काटने हैं। अब कल उमर कप्तान बन जाएगा तो ये लोग उमर का हुनर नहीं बोलेंगे, वहां पर भी कुछ अतरंगी वो प्रोमो काट देंगे करण की वजह से, या फिर करण को मिला धोखा, या ये वो हर तरीके से इनको करण को हीरो दिखाना ही है। भले ही वो जोकर बन रहा हो एपिसोड में, लेकिन ये लोग तो हीरो बनाकर ही प्रोमो में पेश करेंगे। बाकी हमने देखा वही विशाल कोटियान के बोल बच्चन, जिस तरह से वो ईशान को अपनी टीम में लेने की बात कर रहा था, और फिर हमने देखा भी है कि किस तरह ये मायशा के लिए भी बड़ी बड़ी बात कर रहा था। सी आई कंसिडर यू एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तो मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर को कभी नॉमिनेट नहीं करता, लेकिन क्या करके आया तो सबको सब दिखाई दे रहा है। अब इसे आप इत्तेफाक कहें या कुछ और कहें, कोटियान नीति और करण नीति दोनों एक साथ फ्लॉप हो रही हैं। अब यहाँ कैप्टेंसी टास्क शुरू हो जाती है, जहां सबको एक एक राज दिया जाता है, और जिसका राज आप जाके रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्ड कर दोगे, उसका राज प्ले होगा, तो फिर वो बंदा कैप्टेंसी की दावेदारी से बाहर हो जाएगा। और जिस तरह से लाइव फीड में अपडेट आई है कि उमर रियाज ऑलरेडी कैप्टन बन चुका है, और उसने यहां पर सिम्बा नागपाल को बोला भी था कि मैं तुझे बताता हूं मैं किसके दम पर आया हूं और अब मैं कैसा खेलता हूं, मैं तुझे बताता हूं। तो यहां एक ही दिन के अंदर उमर रियाज की जो पोजीशन थी घर के अंदर, वो नॉमिनेटेड है, और उसके बावजूद वो कैप्टन बन गया। और अगर इस वीक वो सेफ हो जाता है तो अगले वीक के लिए वो ऑलरेडी इम्यून हो चुका है। और जिस तरीके से काम्या पंजाबी आई थी, कहीं ना कहीं वो एक लाइफलाइन देके चली गई थी उमर रियाज को, जब उसने बोला कि नहीं भैया तुम इतने अंडर कॉन्फिडेंस मत रहो, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, तुम्हारा जो आसिम से कंपैरिजन होता है वो सरासर गलत है, तुम हो आसिम है। आई थिंक वो एक छोटा सा पॉजिटिव फीडबैक, और जिस तरह से वो कैप्टनसी टास्क में उमर अब कप्तान बन चुका है घर का, तो ये एक कहीं ना कहीं एक जबरदस्त वाला टर्न अराउंड है, और जबरदस्त मोमेंटम मिला है उमर रियाज को। कहां तो उमर को ये लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, कहां उसकी हर चीज को एग्रेशन बोल बोल के कहीं ना कहीं उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। हर टास्क में पहले उमर को हटाओ, वही उमर अब कैप्टन बन चुका है। तो कहीं ना कहीं एक जो बात निकल के आती है ना कि आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हो, उसमें सबसे पहले आप गिर जाते हो, दूसरा आगे बढ़ जाता है। तो इन तमाम लोगों ने उमर को हर तरीके से टारगेट करने की, डिमोटिवेट करने की कोशिश करी, लेकिन वो बंदा आगे आया, और न सिर्फ आगे आया बल्कि आज लाइव फीड में जबरदस्त तरीके से उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके और बढ़िया तरह से प्लान करके ना सिर्फ खुद को कप्तान बना लिया है घर का, बल्कि उसने अपने हेटर्स को और जो घर में उसके जो दुश्मन है उन सबको एक करारा थप्पड़ मारा है। सुनने में आया है कि शम्मो ये सब देखकर आईसीयू में भर्ती हो गई है, क्योंकि जलन इतनी ज्यादा उसके गुर्दों में हो गई कि वो जलन काबू बाहर हो गई, और उसको जो है फायर ब्रिगेड भी वो जलन नहीं मिटा पा रही। शम्मो के गुर्दे इस कदर छिल गए हैं, जल गए हैं कि उमर कैप्टन कैसे बन गया, जबकि शम्मो और उसके गुलाम हर तरीके से उमर को डिमोटिवेट और कहीं ना कहीं पीछे खींचने में लगे हैं। तो इन सबसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं
कल का एपिसोड देखने के लिए, जहां उमर कैप्टन बन जाएगा और इन सब के शम्मू और उसके गुलामों के थोड़े देखने लायक होंगे बाय गॉड। इसके अलावा करण और तेजा का रूठना मनाना, वो शमिता ने इसको तेजा को आउट कर दिया तो तेजा के वैसे भी गुर्दे छिल चुके हैं। और हमने देखा भी कि कैसे ये सब जो लोग रिकॉर्डिंग रूम में जाने के लिए जिस तरह से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये जो पब्लिक टॉयलेट नहीं होते जो चौल में या फिर ये धारावी में जहाँ जो स्लम एरिया है, पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं वहां पे पब्लिक टॉयलेट के पास सब लाइन लगा के खड़े रहते हैं, दरवाजा खुलते सब घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर प्रतीक, ईशान, उमर, शमिता, और शमिता तो यहाँ पर भी देखो किस कदर वो मतलब डोमिनेटिव है। उसने आई थिंक विशाल ने बोला था नेक्स्ट टाइम आई विल हेल्प यू, तो शम्मू क्या बोली, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। मतलब इतनी ज्यादा प्रिविलेज है कि मतलब सब हट जाओ भाई, सब हट जाओ, शम्मू को जाने दो। क्यों? क्योंकि बड़े बाप की ग्लूटेन फ्री औलाद है ना ये, तो मतलब आप लोग सब हट जाओ, इन महारानी को जाने दो। और इनके जो गुलाम है ना वो तो कहीं ना कहीं झुक के सलाम करते हैं, लेकिन उमर रियाज है जो कि शम्मू और उनके गुलामों को कड़ी टक्कर दे रहा है। और मुझे उसका ये अंदाज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अंदर वो शम्मू और उनके गुलामों की बैंड बजा रहा है, बाहर अपन भी शम्मू और उनके जो गुलाम जो पीआर हैं उनकी कह कह के क्लास लेंगे। चलिए तो हम यह वीडियो खत्म कर देते हैं। आप कमेंट करके बताएं आपकी ओपिनियन, शम्मू, उनकी सौतेली औलाद सिम्बा का जो दोगला व्यवहार, हिपोक्रेसी से पूर्ण, और ये जो जय भानुशाली के बौड़मपंती है, आप देख लीजिए किस कदर ये लोग भेड़ चाल में चलते हैं। सही और गलत तो मतलब इनको दिखता ही नहीं है। अपने इक्वेशंस और अपने रिलेशनशिप के हिसाब से ये लोग सही और गलत को देख रहे हैं। उधर ईशान और प्रतीक का भी झगड़ा हुआ, और जिस तरह से अफसाना ने जो पॉइंट रेस करा, यहां पर आई थिंक शम्मू को एक स्टैंड लेना था, लेकिन शम्मू जो है वो इस कदर अंधी हो चुकी है कि उमर के साथ अफसाना ये सब एक टीम में रहते हैं। तो अगर उमर से इसको शम्मू को नफरत है तो अफसाना भी गलत लग रही थी। बीइंग अ फीमेल, वो एक फीमेल का साथ नहीं दे रही थी, जो कि सरासर गलत है। और ये बात ना मैं शम्मू के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि महारानी शम्मू जब बिग बॉस ओटीटी में आई थी तो प्रतीक सहजपाल ने कुछ ऐसोल बोला था, क्योंकि दिव्या अग्रवाल और शमिता दोनों चढ़ पड़ी थी। इन लोगों ने कैमरे पे जाकर बोला था कि प्रतीक को औरतों से बात करने की तमीज तक नहीं है। तो एक तरफ तो इन महारानी ने वहां पर बिगुल बजा दिया था कि प्रतीक को महिलाओं से बात करने की तमीज तक नहीं है, लड़कियों से बात करने का मैनर्स नहीं सिखाया प्रतीक को। और अब यहां देखिए, चूंकि ये महिला अफसाना को पसंद नहीं करती, उसे घटिया औरत बोलती है, तो अफसाना के ऊपर लड़के कूद पड़ो बे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बिग बॉस में आई हो तो आप इस तरह की टास्क के लिए तैयार रहो। लेकिन ये मोहतरमा बड़ी ही कन्वीनियंटली इग्नोर कर देंगे कि ये भी एक ऐसे शो में आई है जहां पर एक्चुअली में आपको सोलो खेलना होता है, लेकिन आप तो पूरा परिवार कुनवा साथ लेकर आई हो। ग्लूटेन फ्री खाना आपको चाहिए, आपको अंग्रेजी में बातचीत करना चाहिए, आपको भैया सैया सब चाहिए, लेकिन आप दूसरों को ज्ञान दोगे कि आप अगर टास्क में आए हो तो प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होके क्यों नहीं आई? तो शमिता मैडम, आपसे ज्यादा वुमेन कार्ड कोई नहीं खेलता। आपने जो रिकॉर्डिंग रूम में अंदर जाना था वहां पर भी आपने वुमेन कार्ड खेल लिया, कि इन सब लोगों ने मुझे पकड़ के खींच लिया। और जिस तरह से आप इसको अफसाना को ज्ञान दे रही थी कि टास्क में तो ये सब होगा, तो भाई आप भी रियलिटी शो में आई हो तो ग्लूटेन फ्री और ये प्रिविलेज, अंग्रेजी में बातें, भैया सैया, तमाम तरह का सपोर्ट लेके आप तो कूद पड़ी हो मैदान में, फिर आप दूसरे को क्यों बोलती हो? खुद पर लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शम्मू को ये जो दूसरों को ज्ञान देती फिरती है, एक डेली सोप एक्टर बोल दिया तो सबके गुर्दे छिल गए, तुम उसको सुरमा लगा के आने वाला टेररिस्ट बोल देते हो, तुम सब उसके डॉक्टर होने का मजाक उड़ाते हो, उमराव जान उसको वगैरह बोलते हो, उसको एग्रेसिव बोलते हो, पता नहीं क्या क्या उसको बोलते रहते हो। लेकिन तुम लोगों ने डेली सोप एक्टर भाई बड़ा मुद्दा बना दिया इसके ऊपर। तो कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और क्या लगता है आपको इन तमाम चीजों के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।